डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका थ्योरीज एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज का आज का सेक्शन 4 है। तो इसके और लेक्चर्स के लिए, इसके शुरुआती लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट करें, ताकि हम जान सकें कि जो डेवलपमेंट हुआ साइकोलॉजी का एज ए साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आने तक, तो कैसे साइकोलॉजी की थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स से लेके और मिड एजेस से लेके रिनेसेंस पीरियड से लेके प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी से लेके फिर साइंटिफिक साइकोलॉजी के इमरजेंस से लेके और जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के पहुंचने तक का जो सफर है वो कैसे रहा, क्या रहा, उसके लिए आप शुरुआती लेक्चर्स को विजिट करें। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, वो साइकोलॉजी का प्योर साइंटिफिक फॉर्म है, जिसमें संज्ञान से जुड़ी हुई बातें यानी कि अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब बातें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो आज के जो इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे वो अटेंशन के ऊपर बात करेंगे, परसेप्शन के ऊपर बात करेंगे और पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर हम आज बात करेंगे, जिसमें अटेंशन के क्या टाइप्स हैं, क्या थ्योरीज हैं, परसेप्शन के क्या परसेप्शन क्या होता है, परसेप्चुअल लर्निंग क्या है और पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है, ये सब बातें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अटेंशन क्या है। ठीक, तो अटेंशन, जिसको अवधान भी हिंदी में कहा जाता है, तो अटेंशन इज द बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस of selectively concentrating on a discrete aspect of information, whether considered subjective or objective, while ignoring other possible information। तो अटेंशन है, अवधान है, अपने चेतना को किसी विशिष्ट स्थान पर केंद्रित करना, जिसको अगर सामान्य अर्थ में लेमन भाषा में कहें तो अपनी चेतना को किसी सब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट में केंद्रित करने को अटेंशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और जो डेफिनेशन के रूप में उसको कहने की बात है, तो उस किसी विशेष स्थान पर अपने कंसंट्रेशन को सेलेक्टिवली केंद्रित करना और दूसरे पर्सिबल इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हुए उस कंसंट्रेशन को अपना सेलेक्टिवली किसी विशेष स्थान पर केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है, उसको अटेंशन कहा जाता है। तो अटेंशन इज द एबिलिटी टू एक्टिवली प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट व्हाइल ट्यूनिंग आउट अदर डिटेल्स। तो ठीक है, एक्टिवली प्रोसेस, हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करते हैं, जबकि दूसरे डिटेल्स को इग्नोर करते हुए, उनको बंद करते हुए, उनसे अपना ध्यान को हटाते हुए कहें, उनको इग्नोर करते हुए किसी विशिष्ट स्थान पर ध्यान को केंद्रित करने को, अपने चेतना को केंद्रित करने को, उसको अटेंशन कहा जाता है। अटेंशन इज लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन, सो इट इज important to have ways to effectively manage the attentional resources we have available in order to make sense of the world. Not only does our attentional system allow us to focus on something specific in our environment while tuning out irrelevant details, but it also affects our perception of stimuli surrounding us. तो इनका मानना है कि ये कहते हैं कि अटेंशन का केवल इतना ही काम नहीं है कि हम दूसरे जो इररिलेवेंट जो डिटेल्स हैं, अप्रासंगिक जो जानकारियां हैं जो हमारे चेतना में है, चेतना के सब्जेक्ट हो सकती हैं, उनसे ध्यान हटाना ही केवल अटेंशन का पार्ट नहीं होता, बल्कि अटेंशन हमारे परसेप्शन को भी प्रभावित कर सकता है, ऐसा verywellmind.com या इनका मानना है। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन की जहाँ बात आती है, तो उसमें जो मुख्य रूप से आते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन है, सस्टेन्ड अटेंशन है, ठीक, और अल्टरनेटिव अटेंशन है, फोकस अटेंशन है और लिमिटेड अटेंशन है। तो ये इनके टाइप्स हैं, और इसको आप यहाँ पर जैसे दिख रहा है, इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन की जहाँ बात है, वहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं सस्टेन्ड अटेंशन है, सेलेक्टिव अटेंशन है, अल्टरनेटिव अटेंशन है, फोकस अटेंशन और लिमिटेड अटेंशन। और जो मूल रूप में अटेंशन के टाइप्स होते हैं, सस्टेन्ड और सेलेक्टिव अटेंशन उसको कहा जाता है। तो जो सस्टेन्ड अटेंशन है, उसमें हम अपने ध्यान को
एक कंटिन्यूअस पीरियड के लिए किसी एक विशिष्ट चीज में, विशिष्ट बात में फोकस करें तो उसको सस्टेन्ड अटेंशन कहा जाता है। और सेलेक्टिव अटेंशन है कि जब हम अपने ध्यान को, since attention is a limited resource, we have to be selective about what we decide to focus on। तो वो सेलेक्टिव है, जैसे कि नाम से हम उसका चयन करते हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ अपने ध्यान को शिफ्ट करें, अटेंशन उसको फोकस कर सकें स्पेसिफिक आइटम और इन्वायरमेंट किसी स्पेसिफिक आइटम में, और उसको फिल्टर करते हुए किसी विशिष्ट स्थान पर अपने इच्छा से ध्यान को केंद्रित अगर किया जाए तो उसको सेलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। तो इसी तरह अल्टरनेटिव अटेंशन है, फोकस्ड अटेंशन है और लिमिटेड अटेंशन है। तो इसको और विस्तृत रूप से पढ़ें, समझें। तो ये तो टाइप्स की बात हो गई, अटेंशन की बात हो गई। तो चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट जो है, तो सेलेक्टिव अटेंशन थोड़ा सा और थोड़ा सा विस्तार से समझें, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जाने वाला सब्जेक्ट है और सिलेबस से जुड़ा भी है। तो सेलेक्टिव अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अवेयरनेस टू रिलेवेंट स्टिमुलाई while ignoring irrelevant stimuli in the environment। तो रिलेवेंट स्टिमुलाई में अपने ध्यान को डायरेक्ट करने की प्रोसेस है सेलेक्टिव अटेंशन, जबकि irrelevant स्टिमुलाइज को ध्यान हटाते हुए दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस एज देयर इज ए लिमिट to how much information can be processed at a given time, and selective attention allows us to tune out insignificant details and focus on what is important। तो जो अटेंशन की बात है, तो हमारा ध्यान को जो आवश्यक जानकारियों में ध्यान केंद्रित करना और अनावश्यक जानकारियों को हटाना जो प्रोसेस है उसका सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। सेलेक्टिव मतलब हम सेलेक्ट करते हैं उसको, और जिसको जो उसकी टाइप्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो ब्रॉडबैंड और ट्रीसमैन मॉडल ऑफ अटेंशन होता है। दो प्रकार के मॉडल हैं, तो ब्रॉडबैंड थे, जो बोटलनेक थ्योरीज है, और भी थ्योरीज हैं, इनके सिद्धांत हैं। तो ये मानते हैं कि जो एक क्षमता है, विशिष्ट क्षमता, एक लिमिट तक ही हम अपने ध्यान को कहीं केंद्रित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते। जैसे बॉटल नेक की बात की तो बॉटल नेक में जितना चीज़ आ सकती है, जितना एरिया है, जितनी क्षमता है, उतना बॉटल ले सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता, उससे ज़्यादा चीज़ वो बाहर हो जाती है। जैसे बॉटल नेक थ्योरी का कहने का मतलब ये है। उसी ढंग से हमारा अटेंशन की भी एक लिमिटेड क्षमता है, वो ऐसा मानते हैं। इससे ज़्यादा रूप में अगर इंफॉर्मेशन आए तो हम केवल उनको ही ग्रहण कर सकते हैं। तो थ्योरी ये बताते हैं कि भाई अटेंशन क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसके प्रोसीजर है, तो उसको बताने के लिए थ्योरी है। ब्रॉडबैंड्स हैं और ट्रिस्मस, इनके मॉडल को काफ़ी अध्ययन किया जाता है, काफ़ी पॉपुलर है। तो इनका बॉटलनेक मॉडल्स है बिकॉज दे प्रेडिक्ट वी कैन नॉट कॉन्शियसली अटेंड टू ऑल ऑफ आवर सेंसरी इनपुट्स एट द सेम टाइम। तो ये कहते हैं कि हम सारे उसमें हम अटेंशन को अपना पुट नहीं कर सकते एक ही समय में, क्योंकि लिमिटेड क्षमताओं होने के कारण। इसको बॉटलनेक थ्योरी ने कहा था। तो ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल है उनका, और ट्रीसमैन का अटेन्यूएशन मॉडल है, जिसकी बाद में कभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो एक जनरली इसको समझने के लिए हमने बात कर ली अटेंशन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, सेलेक्टिव अटेंशन क्या है, उसके मॉडल्स क्या है, बॉटलनेक थ्योरी क्या है, इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ हमने किया। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे सेंसरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर के सिस्टम्स होते हैं, इसी ढंग से हमारे अंदर भी, ह्यूमन के अंदर भी एक सिस्टम चलता है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। At the very heart of cognitive psychology is the idea of information processing। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो साइकोलॉजी है, या कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक कोर कंसेप्ट, एक हार्ट है, इसको जो कहते हैं, एक कोर कंसेप्ट है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी सीज द इंडिविजुअल एज ए प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उस इंडिविजुअल को एज ए प्रोसेसर को देखते हैं इंफॉर्मेशन के, in much the same way that a computer takes an information and follows a program to produce an output। जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसको अंदर लेता है, फिर आउटपुट करता है, ऐसे ही मनुष्य के भी अंदर एक सेंसरी प्रोसेस को मानते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को मानते हैं। स्टिमुलाई होना, उसके प्रति रिस्पॉन्स होना, सेंसरी सिस्टम से होना, ठीक, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आना, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आना, ये सब जो प्रोसीजर है उसको इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर लिया है। तो इस ढंग से जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट हैं उनके पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम आगे
पढ़ते हैं कि परसेप्शन क्या है। ठीक, अटेंशन तो हो गया, हमने किसी विशिष्ट बात में या विशिष्ट चीज में या विशिष्ट किसी घटना में, व्यक्ति विशेष में, कार्य विशेष में अपने ध्यान को केंद्रित करना, उसको अटेंशन कहते हैं। तो परसेप्शन क्या है, प्रत्यक्षण क्या है। और ध्यान को तो हम समझ गए, अटेंशन को। परसेप्शन एक प्रत्यक्षण क्या होता है, तो प्रत्यक्षण है is the organization, identification and interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information or environment। तो ठीक है, तो सेंसेशंस हमारे अंदर होती हैं, जो संवेदनाएं सेंसेशंस होती हैं, उनको जब अर्थ प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो उसी को परसेप्शन कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं हमारे, ठीक, उन सेंसेस के जो विषय हैं उनको समझना, उनको अर्थ प्रदान करना, उसी को परसेप्शन कहते हैं। उसको सामान्य भाषा में समझे, और वो साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें, जो डेफिनेशन उसको कहने की बात करें, तो परसेप्शन इज द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। परसेप्शन सेंसरी एक्सपीरियंस है, उसी का हमारा एक प्रतिबिंब है। इट इन्वॉल्व्स बोथ रिकॉग्नाइजिंग एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू दीज स्टिमुलाई। तो ठीक है, सेंसरी जो वर्ड है, सेंसरी एक्सपीरियंस है, उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसी का ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का आइडेंटिफिकेशन परसेप्शन कहलाता है। और सीधे सीधे अर्थ में उसको कहें तो प्रत्यक्षण हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो उनको अर्थ प्रदान करना, उनको कुछ अनुभव के साथ उसको जोड़ना, उसको परसेप्शन कहा जाता है। जैसे वस्तु हमें कोई दिखाई दी, कलर के रूप में, विभिन्न शेप में, साइज के रूप में हमें दिखाई देती है, लेकिन जो उनको हमारे अंदर हम उनको अर्थ के रूप में जानते हैं, अर्थ के रूप में समझते हैं, तो उसको परसेप्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये स्लाइड दिख रहा है जो बना हुआ, इसमें व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, अक्षर जो आप देख रहे हैं लिखे हुए, ठीक, जो एक नया बालक जो इसको देखेगा वो तो एक कलर के रूप में देखेगा, व्हाइट कलर है और कुछ ऐसे धब्बे के रूप में देखेगा, लेकिन हम इसको पढ़ पा रहे हैं, लेकिन इससे हम कुछ अर्थ समझ पा रहे हैं। तो हमारा परसेप्शन से ही जुड़ी हुई बात है कि हमने जो सेंसेशंस हैं, जो हमें जो दिखाई दे रहा है, दृश्यमान जो सेंसेशन है, उसको हमने अर्थ प्रदान कर दिया है, उस आधार पर हम उसको समझ पा रहे हैं। तो परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को इस ढंग से भी समझ सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ परसेप्शन, देयर इज द सेल्फ परसेप्शन थ्योरी एंड द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो 2 प्रकार की थ्योरीज हैं, जो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है। There are many theories about different subjects in perception. तो देखिए, in the first the self perception theory inspired by the Skinner जो थे, उन्होंने इसकी बात की, is when individual come to know or better understand their own attitudes, emotions and other personal state, mostly by concluding them from observing their own behavior and or the situation in which this behavior occurs. One example would be an individual who describe butterflies in the stomach। ठीक, तो अपना सेल्फ परसेप्शन थ्योरी की उन्होंने बात की है। we have all identified this feeling of ourselves on our own। तो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी की बात है कि स्किनर साहब ने इनकी इसके ऊपर बात किया है, उसके विचार दिया है। तो दूसरा जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, वो क्या है, द पर्सन हैविंग 2 थॉट्स दैट contradict each other। For example, किसी व्यक्ति के बाद 2 विचार आए जिसमें आपस में डिसोनेंस है, जिसमें विरोधाभास है। तो a person that thinks eating sugar is bad for you but then continues to eat sugar because they believe that by not eating sugar it wouldn't change anything, so nothing will change the current health the individual is in। These thoughts are contradicting, almost hypocritical, according to Leon Festinger। The existence of dissonance causes the individual to be psychologically uncomfortable, which then allows the individual to try to remain constant in his or her thoughts. Also, while the individual wants to become consistent, the individual will try to avoid situations that include the subject that causes dissonance। तो ठीक है, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है। तो परसेप्शन के ऊपर शुरुआती जो रिसर्चेज हुए उनके विचार देते हैं, स्किनर साहब के बात है, और फेस्टिंगर जो विद्वान थे उनकी यहाँ पर बात है।
तो उसको विस्तृत रूप से और पढ़ें समझें। तो यह तो परसेप्शन की बात हो गई, उसके सिद्धांत की बात हो गई, उसके कंसेप्ट की बात हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग क्या है? तो परसेप्चुअल लर्निंग इज द प्रोसेस by which the ability of sensory systems to respond to stimuli is improved through experience। ठीक है, तो जो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हमारी एबिलिटी ऑफ सेंसरी सिस्टम टू रिस्पॉन्ड इज इम्प्रूव्ड थ्रू एक्सपीरियंस। तो परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं कि जो हमारे सेंसरी सिस्टम एबिलिटी ऑफ सेंसरी सिस्टम टू रिस्पॉन्ड, जो हमारे सेंसरी सिस्टम की एबिलिटी है किसी विशेष स्टिमुलाई, किसी उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्ड करने की, उसमें अगर सुधार हो किसी प्रोसेस के माध्यम से, उसको परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। किसी विशेष स्टिमुलस से किस ढंग से रिस्पॉन्ड करना है, उसको में अगर हम सुधार लेके आए, उसमें हमारा अगर विकास होता है तो उसको परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। तो परसेप्चुअल लर्निंग ऑकर्स थ्रू सेंसरी इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एज वेल एज through practice in performing specific sensory tasks. The changes that take place in sensory and perceptual systems as a result of perceptual learning occur at the level of behavior and physiology. Example of perceptual learning include developing an ability to distinguish between different odors or musical pitches and ability to discriminate between different shades of colors। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंट कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना, म्यूजिकल पिचेस को डिफ्रेंशिएट करना, तो उसको परसेप्चुअल लर्निंग की एबिलिटी उसको मानेंगे। ठीक है, तो परसेप्चुअल लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम और विस्तृत रूप से समझें, उसको पढ़ें। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या है? प्रात्यक्षिक स्थिरता क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि जो चीज़ हमारी फैमिलियर होती है, जिसको हम देखने के आदी होते हैं, वो चीज़ हमें उसी शेप में दिखाई देती है, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन से उसमें देखें, उसको परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहते हैं। तो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी और कॉन्स्टेंसी फिनोमेनन, द टेंडेंसी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू सी familiar objects as having standard shape, size, color or location regardless of changes in the angle of perspective, distance or lighting। उसको परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहते हैं। जो भी हमारा फैमिलियर ऑब्जेक्ट है उसको एक स्टैंडर्ड शेप में, स्टैंडर्ड साइज में देखने की जो हमारी आदत होती है, चाहे हमारे रेटिना में उसका साइज बदले, फोकस बदले, लेकिन हम उसको जो परसेप्ट करते हैं वो एक ही रूप में करते हैं, उसको परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहते हैं। तो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंसी और परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इज द परसेप्शन ऑफ एन object or quality as constant even though our sensation of the object changes, while the physical characteristic of an object may not change. In an attempt to deal with our external world, our perceptual system have mechanisms that adjust to the stimulus। तो ये परसेप्चुअल अटेंशन, परसेप्शन बात थी, उसकी कॉन्सेप्ट्स की बात थी। तो नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं कि बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच क्या है। ये भी परसेप्शन से जुड़ा हुआ एक विषय है, जो बॉटम अप टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश between two types of processes in perception, bottom up processing and top down processing। Gibson has proposed the direct theory of perception, which is a bottom up theory, and Giggery has proposed a constructivist indirect theory of perception, which is top down theory। तो bottom up processing क्या है? is also known as data driven processing। तो data driven processing क्या है? Because perception begins with the stimulus itself, processing is carried out in one direction from the retina to the visual cortex, with each successive stage in the visual pathway carrying out ever more complex analysis of the input। ठीक, और टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या है? टॉप डाउन प्रोसेसिंग refers to the use of contextual information in pattern recognition। For example,
अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट हैंड राइटिंग इज ईजियर when reading complete sentences than when reading single and isolated words। तो ठीक है, तो किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम उसको एज ए होल या ज्यादा से लेके कम में आए, कोई चीज समझ में नहीं आए तो हमने जो कंप्लीट सेंटेंस के रूप में समझने की कोशिश की, बल्कि एक सिंगल वर्ड के रूप में उसको पढ़ने की अपेक्षा, तो उसको टॉप डाउन प्रोसेसिंग उन्होंने कहा। दिस इज बिकॉज द मीनिंग ऑफ द सराउंडिंग वर्ड्स प्रोवाइड ए कॉन्टेक्स्ट टू एड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जो सराउंडिंग है, जो बातें हैं, उसे समझने में मदद मिलती है, तो उसको टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। परसेप्शन से ही जुड़ा हुआ वो मुद्दा है। और पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है, नेक्स्ट में हम बढ़े हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन इन साइकोलॉजी, cognitive neuroscience, pattern recognition describe cognitive processes that matches information from a stimulus with information retrieved from memory. Pattern recognition occurs when information from the environment is received and entered into short-term memory, causing automatic activation of a specific content of long-term memory. An early example of this is learning the alphabet in order। ठीक है, तो अल्फाबेट को ऑर्डर में समझना, जैसे कहें कि पैटर्न रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं, कि जो सिस्टमेटिकली किसी चीज को समझना। जैसे हम बचपन में अल्फाबेट को रटा हमने ABCD के रूप में, तो उसको पैटर्न को समझना, तो उसको सीखने का जो हमारा एक सिस्टम है, उसको पैटर्न रिकॉग्निशन कहा जाता है। प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसको पैटर्न रिकॉग्निशन कहा जाता है। When a carer repeats A, B, C multiple times to a child, utilizing the pattern recognition, the child says C after he hears A, B। ठीक, तो पैटर्न रिकॉग्निशन समझने की जो प्रोसेस है, जब हम बार बार रिपीट करें किसी नए बच्चे को, ABC, जब हम A, B कहेंगे तो बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिकली C आएगा। तो पैटर्न रिकॉग्निशन या पैटर्न को समझना जो होता है, वह एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, उससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। तो रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न अलाउ अस टू प्रेडिक्ट एंड एक्सपेक्ट व्हाट इज कमिंग। द प्रोसेस ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स मैचिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड विद द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन, मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन परसीव्ड इज ए स्टेप ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। पैटर्न रिकॉग्निशन रिक्वायर्स repetition of experience, semantic memory, which is used implicitly and subconsciously, is the main type of memory involved in recognition। तो ये सब बातें जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, या इसका दैनिक जीवन में क्या लाभ है कहें, या अप्लाइड एरिया में क्या लाभ है। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आई विटनेस टेस्टिमनी में जो मेमोरीज के ऊपर काम हुए हैं, उनका वहाँ पर यूज है। कोर्ट रूम केसेस में उनका काफ़ी यूज हुआ है। एलिजाबेथ लॉफ्टस जो है एक अभी भी जीवित मनोवैज्ञानिक हैं, जो मेमोरी के ऊपर, आई विटनेस टेस्टिमनी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा रिसर्च है। आई विटनेस टेस्टिमनी और कोर्ट रूम प्रोसीजर में उनका काफ़ी रिसर्च है और प्रोफेशनल हैं उस फील्ड के। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी की थ्योरीज का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। जो मेमोरी है, जो प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स हैं, तो अटेंशन और परसेप्शन की थ्योरीज, बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है, ये सब बातें साइकोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के। तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो साइकोलॉजी इन इंडस्ट्री, उद्योग में मनोविज्ञान का क्या महत्व है इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी कहा जाता है। तो साइकोलॉजी का इंडस्ट्री में क्या यूज है, मनोविज्ञान का उद्योगों में कहाँ पर यूज है, तो उसको हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका इस लेक्चर सीरीज का 5th सेक्शन होगा, फाइनल लेक्चर होगा। तो इसमें हम सीखेंगे, अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी इंडस्ट्री क्या है, डिफिकल्टीज इन प्रोडक्शन क्या है, एम्प्लॉय एनालिसिस क्या है, वर्क कंडीशंस, अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन, ह्यूमन रिलेशन इंडस्ट्री, लेबर वेलफेयर क्या है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये सब बातें क्या है। और इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देंगे। और इंडस्ट्रियल मोराल क्या है, जो मनोबल है
काम करने में मनोबल का होना भी आवश्यक है, उसकी क्या आवश्यकता है, डेफिनेशन क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, रिक्रूटमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल मोरल, मेजरिंग मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल मोरल क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, एडवर्टीजमेंट प्रचार जो होता है चीज़ों का इंडस्ट्री में उसकी भी काफ़ी भूमिका है। तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या है, एडवर्टीजमेंट एंड मेमोरी क्या है, तो मेमोरी की कौन सी ऐसी बातें हैं जो एडवर्टीजमेंट में यूज़ होती हैं, साइकोलॉजी का कहाँ यूज़ है, ये हम देखते हैं जो ऐड आते हैं विभिन्न प्रकार के जो भी बायर्स होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, तो वो कैसे होते हैं, कैसे उनका इफेक्ट है, ये सब बातें हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी औद्योगिक मनोविज्ञान के अंदर सीखते हैं, जिसका दूसरा लेक्चर भी हमारी दूसरी अप्लाइड साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में उसको विजिट कर सकते हैं इस लेक्चर के लिए। तो इसी प्रकार की लेक्चर सीरीज के लिए हमसे जुड़े रहें और इस टॉपिक के इस थ्योरीज एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी के अन्य लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साइकोलॉजी इन इंडस्ट्री, उद्योगों में मनोविज्ञान में। थैंक यू।